चलिए 19 नंबर यहाँ लिख देते नीचे 19 नंबर, फिर है आपका 22 नंबर, 30 नंबर, 3 को क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे नहीं नंबर मांगे थे, फोटो खींच के भेजिएगा तो हमको पता नहीं चलता वो। 19 नंबर, 21 नंबर है, फिर 28 नंबर है, फिर 30 नंबर है, फिर 33 नंबर है। एक 24 भी है। चलिए इसके बाद हम बनवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। ये सब एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है जो हमको बतलाना है। ठीक है सर 32 ही क्वेश्चन है। आपको कहाँ तक भेजें पता नहीं, कहाँ से लिख के भेज देते हैं, हम लिख दिए। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या 19 नंबर है, उसको देखते हैं। सत्रह बता दिए थे, 18 19 बतलाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहता है 19 नंबर एनसीईआरटी यानी कि 9.19 19 नंबर, ये है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन में कह रहा है द इमेज ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन अ वॉल of a room is to be obtained on the opposite wall 3 meter away means a large convex lens। देखिए एक दीवार है यहाँ पर, ये वॉल है, इसको स्क्रीन कर सकते हैं, यहीं पर इमेज बनाना है, इमेज इसी पर बनना है, दीवार पर ही इमेज बनना है, ये बात याद कर लीजिए। जबकि यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस है रखा हुआ बीच में, लार्ज कन्वेक्स लेंस है, और उसके कन्वेक्स लेंस के आगे एक बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है। यानी बल्ब जो है आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। कहता है बल्ब से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी जो है 3 मीटर है, मतलब किसका, इमेज के बीच की दूरी कितना है आपका, 3 मीटर है। इस बात को समझ लीजिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है इमेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन अ वॉल ऑफ अ रूम इज टू बी ऑब्टेन ऑन द अपोजिट वॉल 3 meter away by means of a large convex lens. What is the maximum possible focal length of the lens required for the purpose? तो मैक्सिमम फोकल लेंथ क्या होगा, है ना। तो मैक्सिमम फोकल लेंथ का एक कंडीशन है, याद कर लीजिएगा ध्यान से। फॉर मैक्सिमम फोकल लेंथ, फॉर मैक्सिमम फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, मैक्सिमम फोकल लेंथ के लिए मैग्निफिकेशन 1 होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, 1 फॉर मैक्सिमम फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन 1 होगा। और आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा, 2f पर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, यानी r लिखिए या 2f लिखिए, मिरर और लेंस, मतलब कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस का एक कंडीशन है। किसके लिए है ये, फॉर कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस के लिए। कनकेव मिरर यानी यह जो कंसेप्ट है कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस के लिए है। तो अगर 2f पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये 2f पर इमेज बनेगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं कि 4f बराबर होगा कितना, 3 मीटर, यानी फोकल लेंथ जो हो जाएगा 3/4 मीटर, यानी 75 सेंटीमीटर। देख लीजिए, यानी 75 आपका सेंटीमीटर आएगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो देखिए इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है आप, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपका 21 है। ठीक है, और 20 नंबर कोई पूछे नहीं है, लगता है सभी लोगों से बन गया है ना। हम उम्मीद करते हैं सब लोग से बन ही गया होगा, है ना। तो 21 नंबर, 21 नंबर कहता है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 21 नंबर में देख लीजिए, कहता है डिटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू लेंस
in exercise 9.10 if they place at 8 centimeter apart with their principal axis coincide. Thus the answer depend on the which side combination of beam parallel light is incident. Is the notation of effective focal length of this system useful at all? यानी कि पहले आपको तब तो क्वेश्चन में चलना पड़ेगा। कौन से क्वेश्चन में? 10 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 10 नंबर में क्वेश्चन में है, कहता व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ इतना इन कांटेक्ट विद द फोकल लेंथ ऑफ इतना। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो लेंस है, एक आपका कन्वेक्स लेंस है, देख लीजिए ध्यान से, और एक आपका कनकेव लेंस है। यही कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के बीच की दूरी जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में। दोनों के बीच का दूरी जो है दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कहता है यहाँ पर आपका कि कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर है, और कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ, यानी कन्वेक्स लेंस जो है एफ, उसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, यानी कि F1 इसको मान लीजिए, और इसका जो फोकल लेंथ है F2 वो है आपका -20 सेंटीमीटर होगा। ये बात आप समझते हैं? देख लिए क्या कहता है, -20 सेंटीमीटर होगा, ये बात आप समझते हैं। क्यों? क्योंकि कनकेव का माइनस में होता है, कन्वेक्स का प्लस, दोनों के 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कहता है इसका इफेक्टिव कॉम्बिनेशन बताइए कि क्या होगा। इफेक्टिव कॉम्बिनेशन बताइए, वही आपका 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा ये बताइए। जबकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करना है, इंसिडेंट करवाना है। किसको इंसिडेंट करवाना है आपको? पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाना है। अब यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर जो है आपका फोकल लेंथ इफेक्टिव जो फार्मूला हम डिराइव किए थे, एक फार्मूला डिराइव किए, याद कीजिएगा। बहुत लोगों को तो कुछ याद ही नहीं रहता है, टेंशन मत लीजिए, है ना, हमको याद रहता है। इफेक्टिव फोकल लेंथ का फार्मूला कितने लोग को याद है? जब दो लेंस सेपरेटेड हो स्मॉल डिस्टेंस से। केवल हाथ उठाइएगा, हम देख लेंगे 10 सेकंड के अंदर। अपना हाथ उठाने का सिस्टम उसमें दिया हुआ है ना, 1 2, बस 2 को याद है। चलिए प्रियांशी आप बताइए इफेक्टिव फोकल लेंथ का फार्मूला, बोलिए। प्रियांशी नहीं बोलेंगे। तनुज कुमार 1/f1 - 1/f2। नहीं, आप नहीं याद किए। चलिए आगे बोलिए, तनुज कुमार बोलेंगे। F1 + 1/f2 - 3/f1 × f2। हाँ चलिए, आपको याद है फार्मूला इफेक्टिव फोकल लेंथ? चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो इफेक्टिव फोकल लेंथ का जो फार्मूला होता था 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू होता था 1/f1 + 1/f2 - d/f1f2 होता था। क्या वो फार्मूला यहाँ लगेगा, ये पूछ रहा है आपका क्या क्वेश्चन में। यानी कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफेक्टिव फोकल लेंथ का जो फार्मूला आप याद किए हैं, क्या वह फार्मूला सभी जगह अप्लीकेबल है या नहीं है, उसकी शुद्धता को जांच करना है ना। तो यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बातों को, तब जाके आपको समझ में आएगा बात। कहता पैरेलल बीम, अब देखिए रे डायग्राम से इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, बाद में पता चल जाएगा, फार्मूला से प्रूव करेंगे। बोर्ड पर ध्यान दीजिए सभी लोग, क्योंकि फार्मूला नहीं याद रहता है, कम से कम इधर तो देखिए। पैरेलल बीम ऑफ लाइट लाया है, आप बताइए पैरेलल बीम ऑफ लाइट लाइएगा, इसका पैरेलल बीम ऑफ लाइट लाइए, यहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाइएगा। जब पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट कराइएगा तो ये अपना इमेज कहाँ बनाएगा, फोकस पर बनाएगा। यानी फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए अगर पहले स्टडी करते हैं, फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए, जब कन्वेक्स लेंस के लिए आप स्टडी करेंगे तो क्या होगा, फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए जब स्टडी कर रहे होंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया इन्फिनिटी, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो गया है आपका इन्फिनिटी हो गया है। इसलिए इमेज जो बनेगा हर हाल में, ये इमेज जो बनेगा हर हाल में क्या होगा, आपका
फोकस पर बनेगा। फोकस यानी कि 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। कहां पर बनेगा आपका? 30 सेंटीमीटर पर बनेगा। यानी इसके लिए तो डायरेक्ट सोल्यूशन हो गया। क्यों? आपको पता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब कन्वेक्स पर आएगा तो ये अपने फोकस पर इमेज बनाएगा। अब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वो अपना इमेज बना रहा था, उसके बीच में आ गया कन्वेक्स लेंस। उसके बीच में आ गया क्या? कन्वेक्स लेंस। तो कनकेव लेंस के लिए फिर से स्टडी कीजिए। फॉर कनकेव केव लेंस के लिए स्टडी कीजिए। अब इसके लिए स्टडी कीजिए आप अलग से। जब कनकेव लेंस के लिए स्टडी कीजिएगा तो कोई ऐसे हैं जो बतला सकते हैं यू कितना लें? फोकल लेंथ हमको पता है -20 सेंटीमीटर होगा। फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर होगा, ये बात हमको पता है पहले से क्योंकि वहां लिखा हुआ है। लेकिन इस केस में फोकल लेंथ क्या लेंगे ये हम आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए 30 सेंटीमीटर। अच्छा, और कोई बोलिए कुछ, कितना लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? सही। देखिए ध्यान से समझिए, यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बन रहा था इसके द्वारा। अगर ये लेंस नहीं रहता ये अपना इमेज 30 सेंटीमीटर बनाता, बीच में ये लेंस आ गया। तो इसके लिए स्टडी कर रहे हैं। तो 30 में से तो पहले 8 घटा लीजिए, 22 सेंटीमीटर होगा। अब 22 सेंटीमीटर प्लस होगा कि माइनस होगा ये आपको सोचना है। नहीं रिवीजन कीजिएगा तो क्या सोच रहे हैं? 10th क्लास का ही लाइफ है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। देख रहे हैं ना कितना डेंजरस है। जेईई मेन से ज्यादा भारी क्वेश्चन होता है इसका। अगर अच्छा से एग्जाम ले लिया जाए 12th में ना तो मैक्सिमम लोगों को क्रॉस लगा देगा, बस समझ लीजिए। सीबीएसई बोर्ड के साथ ऐसा ही घटनाएं घटित होती है, याद कीजिएगा। सोचिएगा कि कुछ नहीं पढ़ना है, आप देखिएगा एग्जाम में सब कुछ आ गया है। तो देखिए यू बराबर हो जाएगा माइनस में आपका होगा 30 और माइनस कितना आपका 8, यानी कि यू बराबर हो गया -22 सेंटीमीटर हो गया कि प्लस सेंटीमीटर होगा, ये बताइए आप। हमको नहीं पता है। माइनस माइनस में होगा कि प्लस में होगा? प्लस में होगा। ठीक है, किस में होगा? प्लस में होगा। इस बात को समझ लीजिए। क्यों प्लस में होगा उसका रीजन अब हम समझा देते हैं। देखिए ये कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट था, मतलब रे ऑफ लाइट जो इस पर जा रहा था ना ऐसे पैरेलली, ये तो जाना नहीं, ये जा नहीं रहा था, ये ऐसे यहाँ से कन्वर्ज होता हुआ जा रहा था। जब कन्वर्ज होके कहीं मिलने जा रहा था तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट था, ये कन्वर्ज कर रहा था। तो कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट जो है आपका क्या होता है? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, और थोड़ा कन्वर्ज कर देते हैं, ज्यादा थोड़ा सा रुकिए, आप लोगों को समझ में जल्दी आएगा। रे को थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिए। चलिए अब समझ में आ गया कि कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट है। और कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि रियल में ऑब्जेक्ट तो इधर है और आप ले रहे हैं इधर का डिस्टेंस, इसलिए पॉजिटिव लेते हैं। तो यू हो गया पॉजिटिव इतना। तो भी बराबर क्या होता है यहाँ पर? याद कीजिए, भी बराबर होता है यहाँ पर फार्मूला, भी बराबर होता है एफ यू और यू प्लस एफ फार्मूला होता है लेंस में, याद है ना? ये सब फार्मूला शॉर्ट में याद करके रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? -20 और इंटू 22 बाई -20 प्लस 22, आपको ये हो गया 2 प्लस में, और 2 प्लस में हो गया डिवाइड कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, यानी -220 सेंटीमीटर आ गया। -220 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका? बात समझिए, इसके द्वारा इमेज माइनस में आया तो इमेज किधर बना होगा ये बात का डिस्कशन हमसे कर लीजिए। बताइए इस लेंस के राइट में इमेज बना होगा या लेफ्ट में इमेज बना होगा? ये बात आपको बताना है और पकड़ना है। देख लिए ध्यान से, आप लोग खुद सोचिए। हम जानते हैं कि बहुत लोग तो देखते हैं 3-4 गो से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे, हमको पता है ना? और थोड़ा सा मस्ती कर दिए ना तो देखिए क्लास में 5 गो ज्वाइन करेंगे, और आज कर ही देते हैं, है ना? अगले क्लास में 1 से लेके लगातार एनसीईआरटी का उसके पहले जो सॉल्यूशन बना के नहीं भेजेंगे, है ना, अच्छे से जो हम बताए हैं और हमारे मेथड से, बुक वाला कहीं से छाप के नहीं, उनको हम अब मीटिंग आईडी ही नहीं भेजेंगे। ऐसे भी नहीं पढ़ते हैं, ऐसे भी मत पढ़िएगा, क्या दिक्कत है?
है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर बात समझ लीजिए, यहाँ पर क्या -220 का मतलब इधर तो पॉजिटिव लिए थे, इसका मतलब इमेज इधर बना होगा, यानी ये डाइवर्ज इस रे को फिर से करने लगा होगा, और डाइवर्ज करने लगा होगा तो इधर कहीं इमेज बना होगा बहुत दूर, यानी इधर इमेज बना होगा बहुत दूर कहीं, और ये रे ऐसे डाइवर्ज कर गया होगा, ये रे ऐसे डाइवर्ज कर दिया होगा, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, ये जो कन्वर्ज हो रहा था उसको डाइवर्ज कर दिया, तो इतना ना डाइवर्ज कर दिया कि कहीं इधर मिला ही नहीं रे, तो पीछे में जाके कहीं फाइनल इमेज यहाँ बन गया, और यह जो इमेज बना है यहाँ से 220 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है, यहाँ से जो इमेज बना है ये 220 सेंटीमीटर 220 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ से इमेज बनाया है ये। अब बताइए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालिएगा। तो देखिए इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ कॉपी में देखा हुआ चीज से नहीं समझ में आएगा बात जब तक सुनिएगा नहीं। इस कॉम्बिनेंस के द्वारा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के द्वारा जो होगा आपका यहाँ पर इमेज फाइनल बना। तो देखिए कोई भी कॉम्बिनेशन जहां पर फाइनल इमेज बनाता है ना पैरेलल बीम इंसिडेंट करने के बाद, वह उसका फोकस कहलाता है। याद कीजिए फोकस का डिफिनीशन को ध्यान से समझिए। फोकस का डिफिनीशन क्या होता है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट जहां इंसिडेंट करेगा जिस लेंस पर या जिस मिरर पर, और उसके बाद फाइनली जहां वो इमेज बनाएगा वो क्या कहलाएगा आपका, आप ही बताइए। वह जो है आपका फोकस कहलाएगा। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट किया था पहले, और फाइनल कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपका बना दिया इमेज, यानी यह फोकस है, कॉम्बिनेशन का ये फोकस है। तो फोकल लेंथ कितना होगा? तो फोकल लेंथ होगा इसके सेंटर से, इस कॉम्बिनेशन के सेंटर से जो दूरी होगा ना ये एफ इक्विवेलेंट कहलाएगा। एफ इक्विवेलेंट जो कहला, देखिए अभी इमेज धीरे धीरे गंदा हो रहा है, आज जब तक समझेंगे नहीं और आज एक बार दोबारा बनाएंगे नहीं तब तक आपको फिर मजा नहीं आएगा। तो एफ इक्विवेलेंट जो होगा इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के सेंटर से आपका फाइनल जहां इमेज बना, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट किया था, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करने के बाद जहां फाइनल इमेज बनता है वह उसका फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका फोकस कहलाता है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, एकदम क्लियरली समझ लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो एफ इक्विवेलेंट यानी कि एफ इक्विवेलेंट जो होगा कॉम्बिनेशन का वो 220 में से आपको कितना घटाना है? 4। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, यहां से है 220, यहां से यह है 4, तो 220 में 4 घटा दिया यानी 216 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ प्लस होगा कि माइनस होगा ये बात सोचना है। कोई बता सकते हैं कि फोकल लेंथ यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा? रीजन के साथ जो बताना चाहते हैं माइनस होगा सर, ऐसे प्लस क्योंकि होगा आपकी बात। हाँ बोलिए सर ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के ऑब्जेक्ट के साइड है इसीलिए माइनस होगा। तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ तो प्लस होता है। माइक अपना ऑफ कीजिए। देखिए हम बता देते हैं क्या इसका रीजन है। अगर आप बताइए फाइनल इमेज कहाँ बना? फाइनल इमेज बना जिधर ऑब्जेक्ट था, तो वह इमेज का पोजीशन क्या है? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। देखिए वहां आंसर भी आया था। तो फोकल लेंथ यहाँ कॉम्बिनेशन का नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होता तो इमेज इधर बनता है। याद कीजिए अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर, हमको पता नहीं कि कनकेव लेंस है कि कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है कि कन्वेक्स लेंस है पता ही नहीं है, और जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बना दिया, तो इसका मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है। क्योंकि कन्वेक्स का क्या होता है? आपका उल्टा वो इमेज बनाता है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट है इसलिए बोल रहे हैं इन्फिनिटी से। अगर देखिए ध्यान से, अगर कन्वेक्स लेंस रहता, मैं फिर से यहाँ समझा रहा हूँ, आपको लगता है ना कि लाइट बहुत आसान है, हमने कहा था ना कि शुरुआत में आसान है, हाँ पर डे मेहनत करते जो आए हैं उनके लिए आसान है। आप बताइए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा तो इमेज ये इधर बनेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए तो फोकस पर इमेज इधर बनेगा, और फोकस पर इमेज इधर बनेगा कन्वेक्स लेंस के लिए, तब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। लेकिन कनकेव लेंस जो है आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा तो इमेज उधर नहीं बनाएगा, ये इधर इमेज बनाएगा ऐसे,
और तब फोकल लेंथ निगेटिव होता है, याद कर लीजिए। तो इस पूरे सिस्टम पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा था, तो फाइनल इमेज किधर बना, यहाँ बना। तो आपका फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी कि यहाँ माइनस होगा। बस इतना ही याद कर लीजिएगा, है ना। समझा भी दिए हैं कि क्यों होता है वैसा जो। अब बताइए ये क्वेश्चन में कितना दम है, इस बात को समझिए, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। और अभी 21 का ए पार्ट बनाए हैं, बी पार्ट नहीं बनाए हैं। इसमें अगर किन्हीं को कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए, इतना में कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए, है ना। आप लोग के लिए देखिए अब पिक्चर भी साफ हो गया, बोर्ड भी नहीं चमकता है, सब कुछ सही कर दिए। उसके बाद हो नहीं पढ़िएगा कंप्लेन सर। आप बहुत लोगों की तो राइटिंग नहीं दिख रहा है, तो अपना मोबाइल बड़ा वाला थोड़ा खरीद लीजिएगा, ठीक है। आप ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। चलिए हो गया, किन्हीं को कोई डाउट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन तब आपको मिल जाएगा, समझ लीजिए। डाउट नहीं है तो हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, 21 का बी पार्ट है। तो 21 का बी पार्ट में क्या क्वेश्चन कहेगा उसको अगर समझना है तो बहुत सिंपल है, तुरंत समझ लेते हैं। देखिए हम लोग, है ना, 21 का जो बी पार्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या होगा। तो बी पार्ट में भी आपका जो है उस बात को समझिए अच्छी तरह से। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में जो है अब की बार इसको उल्टा करना है। क्या करना है, इसको अब की बार उल्टा करना है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, अब की बार क्या करना, उल्टा करना। कनकेव मिरर इधर रखना है ऐसे, सॉरी कनकेव लेंस इधर रखना है और कन्वेक्स लेंस ऐसे रखना है इधर, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है इधर से लेके आना है। यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इधर से इंसिडेंट करवाना है। वही क्वेश्चन है, बी पार्ट भी वही क्वेश्चन है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को इधर से इंसिडेंट करवाना है ना। और दोनों के बीच जो है ये कॉम्बिनेशन 8 सेंटीमीटर का दूरी है दोनों के बीच का, ये भी क्वेश्चन वही है। अब उसी तरह से जैसे अभी हम बनाए हैं उसी तरह से इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल के दिखलाना है। ये भी 21 का बी पार्ट नंबर क्वेश्चन है। कितना पार्ट नंबर है, 21 नंबर का बी पार्ट है ये, 21 का बी पार्ट क्वेश्चन है ये। इसको आपको बनाना है, यानी इसका सोल्यूशन करके, और फोकल लेंथ वही है। फोकल लेंथ जो है आपका इसका 30 है, इसका फोकल लेंथ जो है आपका F2 अब की बार ये हो गया 30 सेंटीमीटर है, और ये F1 जो इसका फोकल लेंथ हो गया -20 सेंटीमीटर है। अब की बार फिर से क्वेश्चन बनाना है, एकदम बना करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, तब समझेंगे कि आप कितना समझते हैं जो बात को। जल्दी से फास्ट में बना के भेजिए, फिगर बता दिए, समझा दिए हैं, कैलकुलेशन करना केवल बाकी है आप लोग का। और जब तक कैलकुलेशन करेंगे नहीं तब तक बात आपको समझ में आएगी नहीं, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। बनाइए, जल्दी से बना करके भेजिए। है ना, सभी लोगों का गलत आया आंसर अभी तक जो भेजे हैं। कम से कम आंसर मिला लेते कि सही है कि गलत है कि नहीं है, वो आंसर आप मिला लेते हैं आराम से। चलिए मैं बताता हूँ, जब आप लोग से नहीं बन रहा है तो हम तो बताएंगे हर हाल में, है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बताएंगे। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर पहले फॉर कनकेव लेंस की बात करते हैं, कनकेव लेंस की बात करते हैं, तो कनकेव लेंस की जब बात आप करते हैं तो याद कीजिए ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया है। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, डाइवर्ज इतना करेगा कि अपना फोकस पर, इसका जो फोकस होगा वहां पर ये क्या बनाने की कोशिश करेगा, मतलब कि इमेज, मतलब कि क्या, इमेज। मतलब ऐसे अगर यहाँ से रे ऐसे डाइवर्ज करेगा तो इसका जो है इधर कहीं इमेज बनेगा। इस बात को याद कर लीजिए, यहाँ पर इसके फोकस पर बनेगा।
यानी रे चला गया इधर आपका डाइवर्ज होके, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है ये रे को डाइवर्ज करेगा। तो पिक्टोरियल पिक्चर के साथ आप लोग केस जब तक नहीं याद करेंगे तब तक क्वेश्चन एग्जाम में हिलने वाला नहीं है, बस याद कर लीजिए। तो यू जो है इन्फिनिटी है, तो एफ का भी जो होगा एफ के बराबर होगा, और एफ यहाँ होता है माइनस में होता है फोकल लेंथ, यानी -20 सेंटीमीटर है। देख लीजिए ध्यान से। अब इस लेंस को क्या लग रहा है, इस लेंस को लग रहा है कि आपका डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये तो कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा इसको, तो कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं कि क्या होगा, यानी कि फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए अब स्टडी कीजिए। जब कन्वेक्स लेंस के लिए स्टडी कीजिएगा तो आपका यू कितना होगा। देखिए यहाँ पर रे जो है ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट इधर नहीं है, इसके लिए ऑब्जेक्ट इधर है, ऑरिजिन में उधर ही है, इसीलिए इसका होगा आपका 20 + 8 -28 होगा आपका। देख लीजिए, और यू का वैल्यू और एफ का वैल्यू जो है आपका 30 सेंटीमीटर है। देख लीजिए ध्यान से। और भी बराबर होता है एफ यू, और यू प्लस एफ होता है लेंस के केस में। तो एफ जो है 30 है और -28 है, और 30 - 28 जो होगा -28 + 30 आपका +2 होगा। 2 से दीजिएगा 14 होगा, 4 × 42 होगा, यानी भी बराबर होगा -420 सेंटीमीटर। और इस कॉम्बिनेशन के द्वारा -420 आया है, देखिए ध्यान से, इस कॉम्बिनेशन के द्वारा -420 फिर से आया है, मतलब रे को ये कन्वर्ज करने की कोशिश किया ना, तो रे डायग्राम यहाँ से और बहुत दूर चला गया। याद करिए, इधर कहीं चला गया, माइनस का मतलब इधर -420 पर कहीं इमेज बंधा होगा, मतलब इसलिए इतना देर रुके हुए थे। देखिए आंसर क्या होना चाहिए, अब ये बताइए, आप लोग ध्यान से डिस्कशन कीजिए तब बात पता चलेगी आपको। आंसर क्या होना चाहिए अब 416 माइनस में, क्योंकि फिर से फाइनली में इधर ही बना है, यानी एफ इक्विवेलेंट जो होगा इसका कॉम्बिनेशन का एफ इक्विवेलेंट जो होगा फोकल लेंथ वो -416 सेंटीमीटर होगा। अब आप बताइए, हम जो फार्मूला का डेरिवेशन किए थे कि दो लेंस सेपरेटेड है स्मॉल डिस्टेंस से, वह फार्मूला कब लागू होगा, क्योंकि उस फार्मूला पर कोई आंसर नहीं आने वाला है। यहाँ पर ये सोचिए किस तरफ लाइट गिरा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है फोकल लेंथ। अब सोचिए, जो थ्योरी हम ही पढ़े हैं है ना, और जो थ्योरी एनसीईआरटी में बताया गया है उसी थ्योरी को फिर से अगर ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ गलत साबित कर रहा है, मतलब अपनी ही थ्योरी को काट कर रहा है। तो यहाँ याद कीजिए, जो हम डेरिवेशन बताए थे वह डेरिवेशन, वह फार्मूला कब लागू होगा, आप लोग कोई बता सकते हैं, बोलिए। यह तभी लागू होगा जब दोनों कन्वेक्स लेंस होगा। याद कीजिए वो फार्मूला क्यों डेरिवेशन में था, जब दोनों कन्वेक्स होगा तभी लागू होगा वो फार्मूला। हम दोनों कन्वेक्स लेके डिराइव किए थे, तो अब सोचिए सबके लिए अलग अलग फार्मूला होगा, तो कितना फार्मूला आप याद करेंगे। इससे अच्छा है तरीका, तुरंत बन जाता है क्वेश्चन, ज्यादा देर नहीं लगता है। आपको क्या लगता है कि बहुत देर लग रहा है, और एनसीईआरटी का ऐसा प्रॉब्लम है तो सोच लीजिए आपके बोर्ड में तो आएगा करेगा किसी कंडीशन में, ये तो छोड़ेगा नहीं। अब अगला क्वेश्चन की बारी है, उसको हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखते हैं, है ना। कुछ पूछना है तो बोलिए जल्दी से। सर ये 416 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे है, नहीं समझ में। लेट ज्वाइन कैसे हुआ, कहाँ थे अभी तक? सर लेट ज्वाइन किए थे। लेट ज्वाइन कीजिए तो जब ऑफलाइन क्लास चालू होगा तब समझ लीजिएगा। सब चलिए यहाँ पर देखिए 22 नंबर, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री है, सो दैट इज जस्ट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द अदर फेस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज इतना। तो अब सोचिए, ये क्वेश्चन को देखिए ध्यान से,
क्या ये जेई मेन और एडवांस से कम एडवांस ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का? क्वेश्चन में करा रिफ्रैक्टिव एंगल, ये जो है आपका ए का वैल्यू दिया हुआ 60 डिग्री दिया है क्वेश्चन में। कहता रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट किया है, रे ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट किया है, यहाँ नॉर्मल बनाइए। कहता है नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बनाएगा ये बताना है आपको, जबकि ये दूसरे फेस पर गया है, मतलब लाइट जो ये दूसरे फेस पर गया है, तो वहां जस्ट टोटल मतलब लाइट जब दूसरे फेस पर ये गया है ना, ऐसे ये तो इधर जाएगा कहीं, तो ऐसे जाने के बाद यहाँ पर क्या है, इसी पर ग्रेज कर रहा है लाइट। देखिए ध्यान से, लाइट ऐसे चला गया है। क्वेश्चन समझिएगा तभी ना क्वेश्चन बनेगा, लैंग्वेज समझिए। कहता है एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री so that it just suffer total internal reflection at the other end पर। अब कहता है अदर फेस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज, रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ मटेरियल क्या होगा प्रिज्म का दिया हुआ है, सॉरी ये दिया हुआ प्रिज्म का म्यू का वैल्यू 1.524 दिया हुआ है, तो आपको कहता है आई का वैल्यू बताइए कि क्या होगा। अब इसका आंसर निकालने के लिए आप लोग कैलकुलेटर तैयार रखिएगा, क्योंकि नहीं तो हम अप्रॉक्स में लेंगे तो 1-2 डिग्री आंसर भाग जाएगा। देखिए ध्यान से, यहां पर भी नॉर्मल बनाइएगा, ऐसे याद कर लीजिए, नॉर्मल तो हर एक जगह बनेगा। और यह केस कब होगा कि इस पर ग्रेज कर जाए लाइट, जब ये 90 डिग्री पर इंसिडेंट करेगा, मतलब ये 90 डिग्री होगा, मतलब आर का वैल्यू 90 डिग्री होगा, सरफेस पर ग्रेज करने लगा, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का खेल होने लगा, यानी कि यहाँ इस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल कहेंगे। इस बात को समझ लीजिए, बात समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। और ये नॉर्मल है, क्रिटिकल एंगल है, तो देखिए ये एंगल कितना होगा आप लोग बताइए, 90 माइनस सी होगा। तो पहले क्रिटिकल एंगल निकालते हैं फॉर क्रिटिकल एंगल के लिए, है ना, फॉर सेकेंड फेज के लिए पहले चलते हैं। सेकेंड फेज जहां पर आपको आपका क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो आपको पता है μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r होता है, यानी sin c बराबर जो होता है आपका 1/μ होता है, ये फार्मूला पहले से याद है, यानी 1.524। अब बताइए इस c का वैल्यू यहां से क्या आएगा, वो आप लोग निकाल के दिखाइए जल्दी से। हम लिखते हैं कि साइन इनवर्स होगा कितना, 1/1.524 है, इतना बराबर कितना एंगल होगा। बिना कैलकुलेटर का बनेगा भी नहीं, ये बात समझ लीजिए, नहीं तो हम तो अंदाजा लगा ही लेते हैं हर हाल में कि क्या होगा। जो देख लीजिए, आप लोग की बात का, वो तो 0 पॉइंट नहीं, एंगल बताइए, एंगल डिग्री में 41 डिग्री आ रहा है। चलिए तो 41 डिग्री आ रहा है ना, 41 डिग्री आ रहा है, तो 41 डिग्री आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आप ही बताइए। जब ये 41 है, 90 है, ये 41 है, तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, तब ना 90 डिग्री होगा। ये 90, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये 41 आ गया, ये 49 हो जाएगा। तब 49 डिग्री अगर हो गया तब ना टोटल जोड़ करके 90 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, अब ये 60, ये आपका कितना 49, तो ये एंगल कितना, क्योंकि ट्रायंगल बन गया है वो। देख लीजिए, जोड़ डाल करके घटा के देख लीजिए, तभी ना बात पता चलेगा आपको। और तब फिर ये एंगल निकालना आपको, ये एंगल कितना हो, तो ये एंगल कितना होगा 69। ये एंगल ये वाला ऊपर वाला नहीं, ये नीचे वाला एंगल, फिर 90 डिग्री नॉर्मल है, 71। ये 71 आ रहा है। देख लीजिए ध्यान से, हमको लगता है ये 71 आ रहा है, यार है ना 71, ये और तब 90 में से 71 घटाइए तो कितना आएगा, 19 डिग्री, यानी 19 डिग्री आ गया ये, और ये क्रिटिकल एंगल सी था। अब ये 19 डिग्री आ गया, तो ये आर का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पर अब लगाइए बाय स्नेल्स लॉ से,
एट फर्स्ट सरफेस बाई स्नेल्स लॉ से लगाइएगा, तब क्या लिखिएगा आप, μ1, इधर तो 1 है μ1, तो साइन आई केवल लिखिएगा इक्वल टू μ2 1.524 आई इंटू साइन आर, साइन कितना 19 डिग्री 19 डिग्री, यहां से कैलकुलेशन कर लीजिए और आई का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। विदा कैलकुलेटर का ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, कोई उपाय नहीं है। तो कहिए सर बोर्ड एग्जाम में देगा ऐसा क्वेश्चन, तो क्या है, तो बोर्ड एग्जाम में क्या करेगा, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल डाटा ऐसा सेट करेगा कि आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि आप उसका सॉल्यूशन ध्यान से समझ लीजिएगा। तो 1.524 और साइन 19 का वैल्यू निकाल करके गुना करके फिर आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, इस बात को आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। चलिए तो आगे बढ़े, इसमें समझने में तो किन्हीं को कोई कष्ट नहीं है, देख लीजिए ध्यान से, आप लोग उधर देखिए, अगर कुछ दिक्कत है तो हमको बताइए, तब तक हम इधर का काम कर देते हैं। देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है आपका 24 नंबर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को देखिए तभी काम बनेगा, बस इतना ही याद कर लीजिए, उसके बिना तो काम बिल्कुल नहीं बनेगा आप लोग का। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। चौबीस नंबर देखते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। ऐसे तो हम एक तो और क्वेश्चन एक पीछे भी बताना था हमको, है ना। देखिए कहता है फॉर नॉर्मल आई, 24 नंबर क्वेश्चन है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है फॉर नॉर्मल आई, नॉर्मल आई मतलब हम लोग का आंख जिसमें चश्मा नहीं लगा हो, जिस आंख पर चश्मा नहीं लगा हो उसको कहते हैं नॉर्मल आई कहते हैं, ठीक है। तो 24 नंबर यानी 9.24 जो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है उसमें क्या कहता है, फॉर नॉर्मल आई द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी एंड नियर पॉइंट of distinct vision about 25 centimeter in front of the eye। कहता है the cornea of eye provide converging power of 40 diopter and least converging power of eye lens behind the cornea is about 20 diopter। From this rough data estimate the range of accommodation of normal eye। तो इसमें देखिए एक चीज आपको याद करना पड़ेगा, है ना। आपको एक चीज इसमें आई में, ऐसे आई पढ़ना नहीं लेकिन आई का क्वेश्चन दे दिया है, तो आई में एक चीज याद रखना पड़ेगा कि लेंस से रेटिना के बीच का दूरी कितना होता है, तभी क्वेश्चन बनेगा। लेंस से रेटिना के बीच का दूरी क्या होता है तभी क्वेश्चन आपको बनेगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। देख लीजिए ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो लेंस से रेटिना के बीच का दूरी आपको पता होना चाहिए, और वो 5/3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 1.67 सेंटीमीटर होता है, 5.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक होगा आप लोग के पास, वहां देख सकते हैं, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे हम समझा देते हैं। देखिए ध्यान से, कहता है आपका आई जो होता है इस तरह से होता है, 10th क्लास में आई पढ़े होंगे, और यहाँ से ये बल्जिंग आउट होता है इस तरह से, ऐसे हल्का सा, और इसी को क्या कहते हैं आप लोग, कॉर्निया कहते हैं। और यहाँ एक क्रिस्टलाइन लेंस लगा रहता है, ये लेंस है ना, ये लेंस लगा रहता है। कहता है इसका पावर जो है वो 40 डायोप्टर है, जबकि इसका पावर जो है आपका कितना दिया हुआ है, 20 डायोप्टर है। और देखिए ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, इमेज हमेशा रेटिना पर बनता है, इमेज का पोजीशन ये फिक्स है, ये भी जो है दोनों को कॉम्बिनेशन के बाद ये फिक्स है हर हाल में। ये बात को ध्यान दीजिए, इस बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है आपका भी का जो पोजीशन है फिक्स है हर हाल में। देख लीजिए यहाँ से क्या है, भी का पोजीशन जो होता है क्या होता है, फिक्स होता है। एक बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर लेना है, और तब यहाँ पर आपको बनाना है। एक बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लेना है, इन्फिनिटी लेना है,
क्योंकि आपको नॉर्मल आई जो है इन्फिनिटी से लेकर के सब कुछ देखता है, यानी दो केस में यहाँ क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। बात समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब पहले आपको इस पावर से फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, और दोनों कांटेक्ट में होता है। इस दोनों लेंस जो है कांटेक्ट लेंस में है, इसका पावर कांटेक्ट में है, दोनों प्लस में है। तो पहले इसको अगर P1 मानते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, तो पहले F1 निकाल लीजिए 1 बाई, या पावर टोटल जोड़ दीजिए, पावर टोटल जोड़िए तो कितना आएगा देखिए, तो देख लीजिए ध्यान से। देखिए पहले तो इसको लिख लीजिए, ये वाला दूरी जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, जनरली याद करने वाला चीज होता है 5/3 सेंटीमीटर, 5/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, पहले बात समझ लीजिए, 5/3 सेंटीमीटर आ गया है ना। एक बार देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। 5/3 सेंटीमीटर है वो, अप्रॉक्स में हम लेके चल रहे हैं 2.67, सॉरी 2.67 होता है, 5/3। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर अगर इन्फिनिटी पर है ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ पर है, दोनों मालूम है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी है और इमेज डिस्टेंस क्या है आपका 5/3 सेंटीमीटर प्लस में है, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा आपका 5/3 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस में डायरेक्ट। तो पावर निकालिएगा तो 1/f होता है, 1 क्या होता है, f होता है, और 1/f में क्या होगा 5/3 हो जाएगा। और इसको मीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से डिवाइड, 100 ऊपर चला जाएगा आपका। तो देखिए तो ये कितना हो गया आपका 5/3 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, डायोप्टर में जब लीजिएगा 20 या 60 डायोप्टर हो गया, 60 डायोप्टर हो गया। यानी 60 डायोप्टर क्या हो गया आप समझ लीजिए, जब पहला बार आप यू इन्फिनिटी पर माने हैं तो डायोप्टर कितना हो गया 60 डायोप्टर हो गया आपका। क्या इस मतलब इसका पूरा कॉम्बिनेशन 60 डायोप्टर हो गया, वो डायरेक्ट निकल गया। देख लीजिए दोनों को जोड़ने के बाद निकल गया ना 60 डायोप्टर। 40 20 60 हम उधर से नहीं बना रहे हैं, ये 5/3 सेंटीमीटर फिक्स होता है उधर से बना रहे हैं 60 डायोप्टर। अब सेकेंड केस में चलिए, सेकेंड केस में क्या है, यू लेना है आपको कितना 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लेना है। भी तो आपको पता है कि 5/3 सेंटीमीटर है और ये माइनस में होगा आपको याद। अब आपको फोकल लेंथ निकालना है यहाँ से पहले, तब फोकल लेंथ निकालिएगा तो 1/f इक्वल टू होगा 1/v माइनस 1/u। तो 1/v 5/3 अब माइनस 1/u होता है, तो माइनस 25 सेंटीमीटर यहाँ रखिएगा। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ से एलसीएम वगैरह निकालिएगा, यहाँ से तो एलसीएम 25 आ जाएगा, 5 से 5 में लगे 15 हो जाएगा, ये आइए प्लस हो जाएगा, क्या होगा 1, यानी कि 16/25 आ रहा है 1/f का वैल्यू। तो पावर यहाँ से निकालिएगा सेकेंड टाइम्स तो 1/f ही होता है। और इसको आपको अगर डायोप्टर में जाना है तो मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 16 × 100 अब बटा 25 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना आपका 4 हो गया, तो यानी 64 डायोप्टर हो गया। देख लीजिए 64 डायोप्टर हो गया। तो एक बात पहले समझ लीजिए आप अच्छी तरह से, एक बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या है, आपको ये वाला दूरी याद होना चाहिए। ये नहीं दिया था क्वेश्चन में, अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए कि इस मतलब क्रिस्टलाइन लेंस के रेटिना के बीच की जो दूरी होता है वो कितना होता है 5/3 सेंटीमीटर होता है। याद कर लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, है ना। और याद तो करते कुछ नहीं है, ना फार्मूला ना कुछ, है ना। तो 5/3 सेंटीमीटर होता है, तभी ये क्वेश्चन बन रहा है। तो हम दो केस लिए हैं। केस फर्स्ट में क्या लिए थे वो देख रहे हैं, केस फर्स्ट में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर लिए थे और वहां से पावर निकाले। तो हम ये मान के नहीं निकाले कि ये दोनों लेंस के चलते बना, हम सीधा निकाले कि हमारा आई जो है ये कोई लेंस होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होगा, जो होगा हमको पता नहीं है। वो आई लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से आपका उस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज तो यही बना, इमेज फिक्स है मेरे आंख में, तो वहां से निकाले तो पावर आया 60। फिर एक बार 25 सेंटीमीटर रख कर निकाले तो पावर आया 64। तो देखिए ध्यान से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन जरा एक बार आधा मिनट में आप लोग भी पढ़ लीजिए, तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आखिर। देख लीजिए ध्यान से, और क्योंकि क्वेश्चन फिर आप ही सब मेराइज करेंगे।
रेंज ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई निकालना है कि क्या होगा, रेंज ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। अब यहाँ एक टर्म है एकोमोडेशन, क्या होता है, ACCOMMODATION, रेंज ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। तो देखिए बात समझिए, रेंज ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, मेरी बात को समझ लीजिए। देखिए एक बात समझिए, पहले ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। नेचर ने हम लोग के साथ आई कितना अच्छा चीज दिया है, जिसका आई गायब हो जाएगा ना उसका कहानी खत्म, या जिसके आंख पर चश्मा आ गया उसका भी कहानी खत्म, है ना। बहुत कुछ देखने में बहुत दिक्कत होता है। देखिए आपका टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप जो पढ़े हैं उसमें और हमारे आई में क्या अंतर है। देखिए माइक्रोस्कोप से अगर किसी चीज को फोकस कर दीजिएगा, है ना, उससे फिर कोई दूसरे वाले चीज को देखिएगा तो फिर से घुमा घुमा के फोकस करना पड़ता है। याद कीजिए, अगर कोई यूज किए होंगे कभी एक्सपेरिमेंट में 8, 9, 10th में कहीं भी, तो याद कीजिए उसमें घुमा घुमा के आपका क्या करना, सेट करना रहता है, उसको एकोमोडेट करना कह लेते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग के आई में आप घुमा घुमा के थोड़े लेंस को देखते हैं कि और सेट करते हैं। जैसे एक बात सिंपल समझ लीजिए, आप दूरबीन से ही, आप सिंपल खिलौना वाला ही दूरबीन बचपन में यूज किए होंगे। याद कीजिए बहुत दूर का चीज देख रहे होंगे, अगर नहीं दिख रहा होगा तो उसमें लेंस घुमाने वाला आता है, आगे पीछे करने वाला आता है। या फिर कैमरा, शादी ब्याह में जो कैमरा बड़का रहता है फोटो खींचना, देखिए उसमें घुमा घुमा करके सेटिंग करता है फोटो का। तो वो कैमरा फोकस करता है, क्योंकि आपको फाइनल फोकस कहाँ बनाना है, यहीं पर बनाना है। तो उसी तरह से करता है। लेकिन हमारे आई में वो सिस्टम नहीं है, हमारे आई में ये सिलियरी मसल्स काम करता है। ये सिलियरी मसल्स है जो काम करता है। ये सिलियरी मसल्स जो यहाँ लगा होता है, सिलियरी मसल्स, है ना, ये मसल बायोलॉजी वाले को थोड़ा ज्यादा कुछ समझ में आ रहा होगा। ये सिलियरी मसल्स ये क्या करता है, ये क्रिस्टलाइन लेंस होता है, इसको क्या करता है, खींचता और सिकोड़ता है समय टू समय। जैसे आप जो है अपने कॉपी पर लिख रहे होंगे, जैसे क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो कॉपी पर लिख रहे हैं, तो आपकी आंख से कॉपी की दूरी कितना, मैक्सिमम 50 सेंटीमीटर, ऐसे तो 25 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। अब वहां पर लिखे एक बार, आप तुरंत अपना मुंडी ऊपर करके क्या बोर्ड देखते हैं, आप बोर्ड तो रहता है 5 मीटर की दूरी पर। आप बताइए अगर आपने दोनों आंख में दूरबीन लगा लीजिएगा ना, तो अगर बोर्ड पर वाला सब चीज दिखेगा तो जैसे ही नीचे कीजिएगा तो कुछ नहीं दिखेगा फिर। इसीलिए कैमरा में भी एडजस्ट किया जाता है, देखते हैं उसमें भी बड़ा पिक्चर छोटा पिक्चर करना रहता है। तो याद कर लीजिए, ध्यान से समझिए मेरी बात को। लेकिन हमारे आई में ये क्रिस्टलाइन लेंस वर्क करता है। ये क्या करता है, लेंस को बड़ा छोटा करता है, इससे इसका फोकल लेंथ बदलता है। इसका फोकल लेंथ बदलेगा तो काम बनेगा, फोकल लेंथ बदलेगा तब ना पावर बदलेगा। फोकल लेंथ यही लेंस ये फिक्स होता है, लेकिन इसका जो है इसका ही फोकल लेंथ बदलते रहता है, यानी पावर बदलते रहता है। तो याद कीजिए इसका पावर 40 डायोप्टर फिक्स्ड हो गया। आज शुरुआत में इसका पावर दिया था 20 डायोप्टर, और ऐसे भी निकाल दिए 60 डायोप्टर था शुरुआत में, यानी कि इन्फिनिटी पर जब इमेज बन रहा था आई आपका रिलैक्स था तो ये 40 का 40 तो है ही, लेकिन 40 डायोप्टर इसका था, और तब इसका 20 डायोप्टर रहा होगा, तब ने 60 डायोप्टर आया होगा। तो इसका मिनिमम पावर कितना हो गया, 20 डायोप्टर हो गया। ये क्वेश्चन में नहीं देता तो भी हम निकाले, खाली क्वेश्चन में हमको ये वाला देता ना डाटा 40 डायोप्टर केवल कॉर्निया वाला, तो रेट हमको उसके जरूरत भी नहीं था इसके लेंस का हमको पावर निकालने का, क्योंकि हम इस डाटा से हम पावर निकाल लेते 60, और हमको पता है कि पावर सीधा सीधा जोड़ता है, तो 60 आ गया था तो 40 था, 20 हो जाता आपका, है ना। दूसरी बार जब 25 सेंटीमीटर रखे तो पावर आ गया 64, तो 64 पावर में 40 तो बदला नहीं, तो बदला हुआ यही 20 से 24 हो गया होगा, यानी अपना फोकल लेंथ ये क्या किया होगा, घटा लिया होगा, इसलिए पावर बढ़ गया। तब फोकल लेंथ घटा लिया तब पावर बढ़ गया, 64 डायोप्टर हो गया आपका पावर इसका। इसका मतलब रेंज ऑफ एकोमोडेशन में कौन बिहेव करता है, आपका कॉर्निया या फिर क्रिस्टलाइन लेंस। लेंस बिहेवियर करता है एकोमोडेशन के लिए, तो रेंज ऑफ एकोमोडेशन में ये वर्क कर रहा है। और इसका और आप देखते हैं कहां से कहां तक, 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी पर इसका पावर 20 था, अब 25 पर है तब पावर इसका 24 हो गया। 64 में से 40 घटाएगा नहीं ये वाला पावर, आने की रेंज ऑफ एकोमोडेशन जो होगा, रेंज ऑफ एकोमोडेशन
ये निकालने के लिए कहा था, लेकिन हम पूरा नाम लिख देते हैं आप लोग के लिए। रेंज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ कौन, क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस जो होगा वो क्या होगा, 20 से 24 डायोप्टर। 20 डायोप्टर से आपका कितना होगा, 24 डायोप्टर के बीच होगा। यानी नॉर्मल आई का 20 डायोप्टर से 24 डायोप्टर तक हमारा क्या है, आपका आंख का है। जैसे मेरा आंख बहुत सुंदर है, आप लोगों को पता होगा, है ना, क्योंकि चश्मा नहीं चढ़ा हुआ है। तो आप 20 मतलब दूर का चीज भी देख करके तुरंत नजदीक का देखिएगा तो सबको तुरंत एकोमोडेट कर लेता है। एकोमोडेशन में टाइम जानते कितना लगता है एडजस्ट करने में हमारे आई को, 0.8 सेकेंड, सॉरी 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, बहुत कम टाइम लगता है, 0.1 से भी कम। यानी कि 1 सेकेंड के 10वां भाग में हमारा ये सिलियरी मसल्स जो है ना आपको एकोमोडेट करवा देता है। सिलियरी मसल्स ही आपका इमेज को फोकस करवा देता है, कहां पर, रेटिना पर, और हम अच्छे से देख पाते हैं। और जिनका सिलियरी मसल्स गायब हो गया वो समझ लीजिए उनके साथ चश्मा आ गया, और चश्मा बिहेवियर कैसा करता है वो पता ही है ना। और अगर सिलियरी मसल्स को बचा के रखना है तो सिलियरी मसल्स का जो सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है वो क्या है, विटामिन ए है। और पाया कहाँ जाता है, आप लोग को पता होगा बायोलॉजी वाले को, यानी उसको खाते रहिए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। मतलब रेटिनॉल है ना, रेटिन, तब ना हम लोग क्या क्या बीमारी होता है इनमें वो आप लोग को पता होगा, है ना, रतौंधी, वो हिंदी में हम लोग पढ़े थे। नाइट ब्लाइंडनेस, बहुत सारा चीज होता है, ये सब विटामिन की कमी से। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब कोई डाउट है किन्हीं को तो बोलिए इसमें से। अच्छा क्वेश्चन था ये। फिर 28 नंबर में आ रहे हैं, सारा क्वेश्चन बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप भी एक बार बनाइए तब मजा आएगा, है ना। हम पर सेवल छोड़ दिएगा तब तो कोई उपाय नहीं है ना। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी फिजिक्स का बहुत ही अच्छा बुक है 12th के लिए। 11th में तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन 12th में इसका क्वेश्चन जो है ना आपका जेईई मेन और नीट के लेवल से ऊपर है। बस सोच लीजिए, सब क्वेश्चन नहीं, लेकिन आप देख ही रहे होंगे जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ अलग से कंसेप्ट है, सोचना है यानी कि आपको हर हाल में। देखिए अगला जो प्रॉब्लम है आपका जो है वो कितना नंबर है, 28 नंबर प्रॉब्लम है। तो इसको भी देख लेते हैं 28 नंबर प्रॉब्लम में क्या है। देखिए फिर कहता है अ मैन विथ नियर 0.25 सेंटीमीटर read a book with a small print using a magnifying glass, a thin convex lens of focal length 5 centimeter. What is the closest and farthest distance at which he should keep the lens from the page so that it can read the book when viewed through the magnifying glass? गजब का बात है, मैग्नीफाइंग ग्लास का जो है यूज ना आप लोग बचपन में किए हैं, एक दो बार नहीं किए हैं, बहुत बार बचपन में किए हैं। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो होता था उससे हम लोग क्या करते थे, याद कीजिए, अपने आप को बड़का जासूस समझते होंगे, उस समय छोटा छोटा लेटर को भी पढ़ने की कोशिश करते थे। तो उसी की बात ये कर रहा है, आपको रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कहता है हमारे आंख का मतलब सिंपल आई जो 25 सेंटीमीटर, तो हम लोग 25 से कहां तक देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। और अब देखिए एक बात और आपको समझ में नहीं आएगा, एक बात सुनने समझने की कोशिश कीजिएगा मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में, जब क्वेश्चन में दे दिया तब आपको बात बताते हैं। आप लोग भी स्टूडेंट किए, हम भी किए थे बचपन में, लेकिन समझ में आया कब, जब 12th में आ गए थे तब। तो आप लोग को भी आज समझा देते हैं कि कैसे काम करेगा जो। देखिए आप लेंस से जब किसी चीज को देखते थे, वो लिखा हुआ पतला चीज को, तो लेंस को हम लोग ऊपर करते थे, और ऊपर करते थे तो इमेज बड़ा होते जाता था, हम लोग को बड़ा दिखता था, मजा आता था। लेकिन एक बैग क्या होता था, याद कीजिए, एक बैग क्या होता था, इमेजें गायब हो जाता था। मतलब कि आप लेंस को बुक से जैसे ऊपर उठाते थे बड़ा होता था, एक बैग धुंधला होकर के इमेज ही गायब हो जाता था, आपको कुछ दिखता ही नहीं था बुक। ऐसा क्यों होता था, याद कर लीजिए, ऐसा क्यों होता था। तो ऐसा इसलिए होता था कि मान लीजिए ये लेंस है, मेरा हाथ जो है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कोई चीज रखे हुए हैं, इसको पढ़ रहे हैं, ये मेरा लेंस है, लेंस का फोकल लेंथ होगा ये, मान लीजिए कि लेंस का फोकल लेंथ ये पेन का इंड है, और ये मेरा हाथ है जो लेंस है, और ये मोबाइल जो है मेरा बुक है। अब बताइए हम कब ये जो है कन्वेक्स लेंस इमेज जो है
उधर ही कब बनाता है, ऑब्जेक्ट की तरफ कब बनाता है, तब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहे। तब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा तो इमेज उसी साइड बनाएगा जिधर ऑब्जेक्ट है। तो आप बुक पढ़ लेते थे। और जैसे ही फोकस से बाहर 2f के पास जाने लगता है तो इमेज उल्टा बनाता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज ऊपर बनाएगा। यानी कि आपका थोड़ा देर के बाद इमेज जो है नीचे नहीं बनता था, ऊपर छत पर बनता था, और हम लोग ताकते किधर थे, नीचे, इसलिए अब दिखता ही नहीं था। और उसी का क्वेश्चन यहाँ दे दिया है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे है, उस बात को समझिएगा ध्यान से, है ना। उस बात को अगर समझिएगा तो मैं तुरंत आपको समझा सकता हूँ सारा चीज को। देखिए यहाँ पर जो है आपका बात समझिएगा अच्छी तरह से, हम आपके बुक के तरह से ही दिखाएंगे। ये कन्वेक्स लेंस है। क्या है ये, कन्वेक्स लेंस है। ये जो है आपका कन्वेक्स लेंस है, ऐसा हम ऐसे दिखा रहे हैं। और ये बुक है, क्या है आपका, बुक है जिस पर लिखा हुआ प्रिंटेड है, ये बुक है आपका, कन्वेक्स लेंस है। अब बताइए आपका आई तो यही लगाइएगा, आप तो ऊपर से ही लगाते थे ना, लेंस को ऊपर नीचे, जैसे आपका आई सुंदर सा है ऐसे, ये जो है आप आई बना दिए हैं, ये क्या है आपका आई है, आई लेंस है। अब लेंस को ऊपर नीचे करते थे, लेंस को ऊपर नीचे करते थे, तो याद कीजिए इस ऑब्जेक्ट का, इस बुक का इमेज इधर ही कब बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज कब बनेगा, जब लेंस का ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ये रहे तब। या तो ये कंडीशन अब याद कीजिए, तब क्वेश्चन बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। अगर आप ऐसे याद है तो ऐसे याद कीजिए। याद कीजिए जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज इसी डायरेक्शन में वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, इसलिए पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगा। तो यही कारण था कि जब लेंस को ज्यादा ऊपर करते थे तो ये फोकस पॉइंट है जो धीरे धीरे बुक को छोड़कर ऊपर चला जाता था, और जैसे ही बुक के बाहर आया तो इसका इमेज ऊपर बन जाता था और हमारा आई नीचे दिखता था, इसलिए आपको बात दिखता ही नहीं था। समझ लीजिए बात को। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है इसका नियर पॉइंट 25 है और इसका फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, यानी लेंस का फोकल लेंथ जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में ऐसा दे दिया है, कैसा दिया जाए, 5 सेंटीमीटर दे दिया है। यानी 5 सेंटीमीटर के बीच पहले, मतलब यू अगर 0 से 5 के बीच में रहेगा तभी आपको क्या दिखेगा, इमेज आपको नीचे दिखेगा और उसको आप पढ़ सकते हैं। तो देख लिए ध्यान से, वही आपको कह रहा है व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारेस्ट डिस्टेंस एट विच शुड कीप द लेंस। तो देखिए ध्यान समझिएगा, अगर ध्यान सुनिएगा, केस फर्स्ट में अगर यू जो हो जाए 5 सेंटीमीटर हो जाए, यू अगर -5 सेंटीमीटर हो जाए तो भी क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों, भी इन्फिनिटी पर क्यों बनेगा, क्योंकि एफ है जो 25 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, यानी इन्फिनिटी पर बनेगा। यहां तक हो गया एक केस में, यानी कि यू जो है -5 सेंटीमीटर होगा, नहीं 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। 5 सेंटीमीटर से जैसे ही थोड़ा बढ़ेगा तो इमेज जो है दूसरी तरफ बनने लगेगा उल्टा। उल्टा मतलब आपका जो इमेज इधर बन रहा था आपकी बार ऊपर बनेगा, जो दिखेगा नहीं, यानी 5 से कम होना चाहिए। दूसरा केस में आते हैं। दूसरा केस में हमको फाइनल इमेज जो है, देखिए फाइनल इमेज जो है हमको 25 पर बनना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज, और जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनता है। इसमें याद कीजिए, ये केस में जिधर इमेज ऑब्जेक्ट, देखिए ध्यान समझिएगा, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनता है। कौन सा, आप लेंस नहीं बना रहे हैं, आप जानते क्या बना रहे हैं, आप बना रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, आप पढ़ रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास तभी वर्क करता है ये लेंस जब आपका ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रहता है। इसलिए बात ध्यान से समझिएगा, यू हो गया यहाँ पर, अब हम भी हो गया, हमको एफ मालूम है 5 सेंटीमीटर है और हमको निकालना है यू, तो 1/v - 1/u = 1/f। तो आप देखिए u निकालना है तो उसको उधर लेके चलिए, तो 1/v - 1/f = 1/u हो गया। अब u निकालना ही है तो 1/u बराबर क्या लिखिएगा आप सोच लीजिए, f 1/v, तब v जो है माइनस में है, कितना 25 है, -25 है और -5 है। ये देख लीजिए ध्यान से, एलसीएम जो हो गया आपका 25 हो गया, 1 हो गया। ये देख लीजिए बात ध्यान से समझ लीजिए, ये कितना हो गया आपका 1 हो गया, और यहां से कीजिएगा तब -5 हो जाएगा, यानी 1/u बराबर जो आ जाएगा आपका, देख लीजिए कितना आ गया, 25 सॉरी -6/25, यानी u बराबर हो गया 25/6 माइनस साइन के साथ, तो हो गया कितना, माइनस में 4 × 4 = 24, और क्या बच गया आपका 1 बच गया।
तो एक बार का लगेगा, फिर 4 बार गया तो इतना सेंटीमीटर हो गया। यानी कि आप समझ लीजिए, अगर आपका इस कन्वेक्स लेंस का 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, तो 5 सेंटीमीटर से 4.16 सेंटीमीटर के बीच में ऑब्जेक्ट को जब रखिएगा, तभी ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज जो बनेगा आपको दिख सकता है, और आगे नहीं दिखेगा। यानी कि आपको रेंज यही हुआ कितना, 5 सेंटीमीटर से 4.16 सेंटीमीटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, तभी आपका इमेज फॉर्मेशन होगा जो आपका आई बुक को पढ़ सकता है। हमको तो नहीं लगता है आप लोग को समझ में आया होगा। क्या गया है समझ में? बोलिए जल्दी से, कोई डाउट है तो बोलिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन समझने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बस इतने सोच लीजिए। कहता है व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस एट व्हिच द शुड कीप द लेंस फ्रॉम द पेज सो इट कैन रीड बुक व्हेन व्यू थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आपका 5 सेंटीमीटर होगा फारदेस्ट डिस्टेंस और क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा 4.16 सेंटीमीटर। फिर बी नंबर में 28 का बी नंबर पार्ट है, 28 का बी नंबर पार्ट है। 28 का बी नंबर पार्ट में कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन पॉसिबल यूजिंग द एबव सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में मैक्सिमम और मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात किया है। तो मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन पावर जो एंगुलर होता है, मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला होता है d/f होता है, या 1 + d/f होता है। दो गो फॉर्मूला होता है, ये d/f होता है। तो d/f लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर और बटा 5, यानी 5 होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन, और दूसरा होता है मैग्निफिकेशन पावर 1 + d/f होता है, याद कर लीजिए। तो 1 प्लस कितना, 5, यानी कि 6। एक में 5 होगा, एक में 6 होगा एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, क्योंकि याद कीजिए मैग्निफिकेशन पावर का दो गो फार्मूला आया था, किसमें, आपका सिंपल माइक्रोस्कोप में। एक d/f आया था इन्फिनिटी पर, और 25 सेंटीमीटर रखे थे तो 1 + d/f आया था, यानी मैं जो होगा 1 + d/f पर 6 होगा, और वहां क्या होगा आपका 5 होगा। अब बात समझ में आ गया होगा। अब पूछ लीजिए 28 नंबर में कोई डाउट है? दोनों ए और बी पार्ट बन चुका है, देख लीजिए वहां पर। v = -25 सेंटीमीटर कैसे लिए सर? v बराबर -25 कहाँ, ये d बराबर v मार खाई, d बराबर ना, फर्स्ट में सर। यही ना फर्स्ट, यहाँ पर यस सर। 5 सेंटीमीटर v क्यों लिए? v नीचे v सर। इन्फिनिटी है, सेकंड में b क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि आप 25 से लेकर इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। तो देख सकते हैं मतलब आप इमेज को नहीं देखिएगा, जब लेंस लगा दिया आंख के आगे तो आप इमेज को देखिएगा कि ऑब्जेक्ट को देखिएगा, ये बताइए। जब लेंस चश्मा पहन लिए तो जानते हैं आप, चश्मा जब पहन लेते हैं तो हमको नहीं देखते हैं, मेरे इमेज को आप देखते हैं। जिनके आंख पर पावर चढ़ गया हो चश्मा का, वो ऑब्जेक्ट नहीं देखता है, वो इमेज देखता है। किसका इमेज? जो लेंस आप चश्मा पहने, वो लेंस जो इमेज बनाता है उस इमेज को आप देखते हैं। ये सब थोड़ा थोड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट है जिसको समझना पड़ेगा। जो लोग चश्मा पहनते हैं उन लोग की बात कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट को कभी नहीं देखते हैं, चश्मा के द्वारा बनाया गया इमेज को देखते हैं। इसीलिए यहाँ पर आई जो था, आई के सामने लेंस आ गया था, यानी माइक्रोस्कोप आ गया था, या आप मैग्नीफाइंग ग्लास आ गया था, जो कहिए। तब यह आई जो है इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा है, बुक को नहीं देख रहा है, इस लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज को देख रहा है। तो कहता है कि इमेज यह लेंस इन्फिनिटी पर बनाएगा या 25 पर बनाएगा, तभी वो देख सकता है आदमी। तो इसीलिए इस लेंस का इमेज इन्फिनिटी एक बार लिए, एक बार 25 सेंटीमीटर लिए हैं। भी आए समझ में?